प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। ईरान और इसराइल की जंग 5वें रोज में दाखिल हो गई है। अब एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है। अमेरिका जो पहले सुलह की बात कर रहा था, सीज फायर की बात कर रहा था, सालिसी की बात कर रहा था, अब वो ईरान को धमकियां देने पर उतर आया है। डेवलपमेंट्स किस तरफ जा रही हैं? इससे पहले कि आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल अब इमर्ज हो रही है, हम उसकी बात करें, ज़रा पिछले 5 दिन की एक टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आपके सामने एक मरतबा फिर कॉन्टेक्स्ट आ जाए और आपको पता चले कि अब जो सूरत हाल है ये जा कहाँ रही है। देखिए, इस जंग का आगाज़ होता है 13 जून 2025 को, जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को, साइंसदानों को, अवामी जो मकामात हैं उनको, मीडिया चैनल्स को, इन सबको निशाना बनाया गया 5 दिन पहले 13 जून 2025 को। नेतन्याहू ने बताया कि ऑपरेशन का नाम जो है वो राइजिंग लाइन रखा गया और इसका बुनियादी मकसद यह है कि इजराइल को महफूज बनाया जाए ईरान के उन एटमी हथियारों से जो वो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है। और बुनियादी तौर पर इस हमले का जो मतलब है, जो मकसद है, वही ईरान को जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से रोकना है। लेकिन सारा दिन खामोश रहने के बाद फिर ईरान ने शाम को जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। आयतुल्लाह अली खामनी ने बताया कि इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और ये वो ना समझे कि उसको जवाब नहीं मिलेगा। ये ना समझे कि जो टॉप लीडरशिप है, अस्करी लीडरशिप है, उसको निशाना बनाने का मतलब यह है कि वो अपने अज़ाइम से पीछे हट जाएंगे। बड़े वाज़ेह अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार उसी रोज़ आयतुल्लाह अली खामनी ने किया था। लेकिन जो नुकसान ईरान को पहले ही दिन और अगले 2-3 दिन में पहुंचाया गया इसराइल की जानिब से, वो बहुत ज़्यादा था। यानी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, जिसमें 17 जर्नैलों को शहीद किया जा चुका है, उसकी तफसीलात अगर हम आपके साथ शेयर करें तो उनमें जनरल हुसैन सलामी शामिल हैं, सरबराह हैं पासदारान इनकलाब के। जनरल मोहम्मद बाकरी हैं, चीफ ऑफ स्टाफ मुसल्लह अफवाज के। जनरल गुलाम अली राशिद हैं, डिप्टी कमांडर इन चीफ मुसल्लह अफवाज। जनरल अमीर अली हाजीजादे, सरबराह पासदारान इनकलाब मिसाइल प्रोग्राम। जनरल गुलाम रजा मेहराबी, डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ मुसल्लह अफवाज। जनरल मेहदी रब्बानी, डिप्टी कमांडर ऑपरेशंस बराए मुसल्लह अफवाज। जनरल दाऊद शेख खान, कमांडर एयर डिफेंस। जनरल मंसूर सफरपुर मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक ये अफसर थे। जनरल खुसरो हुसैनी, ये भी मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक एक अफसर हैं। जनरल मोहम्मद काजमी, ये सरबराह थे पासदारान इनकलाब इंटेलिजेंस फोर्सेस के। जनरल हसन मुहक्किक, नायब सरबराह पासदारान इनकलाब इंटेलिजेंस फोर्सेस। जनरल मोहसिन बाकरी, इंटेलिजेंस अफसर पासदारान इनकलाब इंटेलिजेंस। इसके अलावा इसराइल ने आज ईरान के जो नए कमांडर हैं, मेजर जनरल अली शादमानी, उनको भी कत्ल करने का दावा किया है। इसके अलावा जनरल जवाद, मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक जो ऑफिसर हैं वो, और जनरल महमूद बाकरी, जनरल मोहम्मद बाकिर ताहिरपुर, जनरल मसूद तैयब, ये लोग भी शामिल हैं जिनको निशाना बनाया गया। तो ये तादाद 17 बनती है। ये बहुत बड़ा फिगर है। एक फौज के टॉप लीडरशिप को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो फिर उससे क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन बहरहाल ईरान ने फिर भी सरप्राइज किया। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जिन एटमी साइंसदानों को निशाना बनाया गया उनमें फरीदून अब्बासी हैं, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के साबिक सरबराह। मोहम्मद मेहदी तेहरानची हैं, ये भी साइंसदान थे। अली बुकाई करीमी, मंसूर असगरी, सईद बोरची, ये तमाम वो एटमी साइंसदान थे जिनको निशाना बनाया गया। और यही नहीं, एक बहुत ही बड़े सियासतदान जो ईरान के जो न्यूक्लियर डील थी अमेरिका के साथ, उसमें भी उसका भी हिस्सा थे। और ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, अली शामखानी, ये बहुत बाअसर सियासतदान हैं, इनको भी निशाना बनाया गया और ये अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को भी के मुज़ाकरात को भी देख रहे थे। इसके अलावा जिन न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया गया है इजराइल की जानिब से, उनमें नाटन्स जो है वो बड़ी फेमस, इसके अलावा फोर्दो, इस्फहान और इसके अलावा कुछ और मकामात पर भी अटैक किया गया। और ये वो मकामात हैं जहां पर इसराइल ने दावा किया कि हमने एटमी तनसीबात को निशाना बनाया है और इसको तबाह कर दिया है। लेकिन रॉयटर्स ने इसी दौरान में खबर शाये की और उसमें बताया कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसराइली हमलों में ईरान की जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उसको पहुंचाया जाने वाला जो नुकसान है वो बड़ा महदूद है। वो IAEA के मुताबिक भी वो 10% के करीब बनता है, तो कोई खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अब ईरान ने, ज़ाहिर ईरान की हिकमत अमली बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, ईरान ने नई अस्करी क़यादत जो है उसका फौरी तौर पर इंतखाब किया, मामलात उनके हाथ में दिए ताकि वो स्ट्राइक बैक कर सकें। और उसी के लिए फौरी तौर पर नई अस्करी क़यादत सामने आई और आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस नई जो अस्करी क़यादत है उसको इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का टास्क दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईरान की तरफ से हमले किए गए। इसराइल के जो नाकाबिले तस्खीर होने के दावे थे वो पाश हो गए और इसराइल के शहर जो है खंडरात के मंजर पेश करने लगे। चंद मनाजिर आप इस वक्त देख भी रहे हैं।
ईरान की जानिब से इसराइल के जिन शहरों को निशाना बनाया गया, इनमें तल अबीब, यरूशलेम और हैफा शामिल हैं, और ये विजुअल इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसराइल के हामी मगरबी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरानी हमलों से इसराइल के शहर वही मंजर पेश कर रहे हैं जो गजा इसराइली बर्बरियत के बात कर रहा था। ईरान की जानिब से अब तक इसराइल के 4 जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारों को गिराए जाने का भी दावा किया गया है। हम आपको ये भी बताएं कि अगर इसराइल के F-35 जंगी तैयारों के गिराए जाने की तस्दीक होती है तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज है इसराइल के लिए, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए। अब ये जो F-35 हैं, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल होते हैं और इनके लड़ाई के दौरान इनका खोज लगाना मुश्किल होता है, और अगर ऐसा हुआ है जैसा कि दावा किया जा रहा है तो फिर इसको ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अब हम आपको बताते चलें कि जो इस वक्त, अब हम डिस्कशन की तरफ आते हुए ये आपके साथ शेयर कर लूं कि इस वक्त इसराइल की पूरी कोशिश है कि वो अमेरिका को साथ शामिल कर ले, प्रॉपरली जंग में घसीट ले। ये आपने सुना नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिका का इस पर रद्द-ए-अमल आया है इस सारे मामले के पे, एक तो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो इजराइल ने जो कार्रवाई की, हमारी जो अव्वलीन तरजीह है वो खित्ते में अमेरिकी फोर्सेस का तहव्वुज़ करना है। ये स्टेटमेंट मार्को रूबियो की जानिब से जारी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला बयान दिया था वो ये था कि ईरान को मजीद उसमें धमकाया गया, कहा गया कि ईरान बाज आ जाए, ईरान टेबल पर बैठ जाए, मजीद नुकसान से बचे। ये पहला बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया था, और इसमें एक धमकी भी थी, एक तरह से एक जीत का एहसास भी था कि इसराइल ने बहुत ईरान का नुकसान कर दिया है। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है वो परेशान कुन भी है, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। फौरी तौर पर सबको चाहिए कि तेहरान से निकल जाएं। ये वाज़े और खुली धमकी है। इन्हीं ख्यालात का इजहार अपने अल्फाज में भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसी दौरान हमने ये खबर भी देखी कि इजराइल की तरफ से आयतुल्लाह खामनई को शहीद करने का मंसूबा बनाया गया है, और यह मंसूबा जब अमेरिका के पास पहुंचा तो अमेरिका ने इसको मुस्तरद कर दिया। ये रॉयटर्स ने यह खबर शाये की और कहा कि इसको अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है। तो ये पिछले 5 दिन की जो टाइमलाइन है, जिससे आपको अंदाजा हुआ कि चीजें किस तरह से मर्ज हुई हैं, कहां जा रही हैं, और अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये जंग कितनी तवील हो सकती है, इस जंग के असरात क्या हो सकते हैं, अमेरिका इसमें क्या बराह रास्त कूदेगा, क्या अमेरिका को शामिल करने के लिए कोई इजराइल की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है जिसकी पेशगोई की जा रही है। इन तमाम चीजों को हम अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनरल तारिक रशीद साहब। आप साबिक सफ़ीर भी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया जौहर साहब, खुशामदीद। मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और अरब के जो मामलात हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। मंसूर जाफ़र साहब, मैं आपको खुशामदीद कहते हुए आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो हम रिसेंट ट्वीट देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिसका अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र भी किया था, जिसमें वो कहते हैं कि एवरीवन शुड इमीडिएटली एवैक्यूएट तेहरान, और G7 इजलास छोड़ के वो वापस चले गए हैं। आपके ख्याल में क्या अमेरिका का इरादा आपके ख्याल में क्या है, और क्या तेहरान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरीके से अभी अपनी दूसरी मुद्दत इक़्तिदार जो है वो तकरीबन एक वॉली ऑफ आप कह सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके किए है, वो इसी तरह की लैंग्वेज और इसी नौइयत के मामलात जो हैं वो करने के आदी हो गए हैं। मैं समझता हूँ उनकी ये सोच जो है, उनकी जो मिलिट्री आउटपोस्ट मशरक़ वस्ता में इसराइल है, ये उसमें भी नफूज कर आई है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 20 माह की गजा की जंग में जो है इसराइल के हाथ से इस नौइयत के अक्सर डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर जो हैं, आज आप रफ़ा खाली कर दें, आज आप साउथ खाली कर दें, आज आप सेंट्रल गजा खाली कर दें, आज आप फलां हॉस्पिटल खाली कर दें। मैं समझता हूँ ये एक दुनिया को बाज़ीचा इत्फाल बनाने के मुतरादिफ है, और ख़ास तौर पे एक ऐसी रियासत कि जिसके बारे में दुनिया का एक गुमान है कि ये शायद स्टेट्समैनशिप की कोई मिसाल होगी, कोई डिप्लोमेसी की
कोई इंसानी हकूक की, कोई जमहूरियत की। तो मैं समझता हूँ ये तो इंतहाई, जैसे कहना चाहिए, यानी इसके लिए अब क्या गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कौमी स्टेट टीवी पर। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल यही इसी चीज़ की गम्माजी करती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर ये ट्वीट ही करनी थी तो ये वहीं G7 के इजलास से बैठ के कर लेते। इसके लिए उन्हें वहां अपने वाशिंगटन आने की क्या जरूरत थी। ये बेसिकली इस बात की चुगली खा रही है कि इस वक्त जो इसराइल को ईरान के हाथों जो सुप्की उठानी पड़ रही है, उनके यहाँ जो लॉस ऑफ मैन एंड मटीरियल हो रहा है, उसके लिए इस वक्त जो अपीलें वाशिंगटन को तेल अवीव की तरफ से जा रही हैं, उस पर कान धरने की जरूरत है। क्योंकि जो असला गोला बारूद जो अमेरिका ने इसराइल को दे रखा था, वो अपने बसात के मुताबिक इसराइल जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से 20 माह तक गजा की जंग पे आतिशवाहन की बारिश करने के बावजूद अपने एलानिया मकासद में से इस वक्त भी इसराइली फौज और इसराइली हुकूमत को जो है वो कोई भी मकसद हासिल नहीं हुआ। जो भी हुए हैं वो मुज़ाकरात के नतीजे में हुए हैं, सीज़ फायर के नतीजे में हुए हैं। इसी तरीके से जो एलानिया मकसद इसराइल ने ईरान पर हमले के हवाले से कि उनकी जौहरी तनसीबात, उनके जौहरी प्रोग्राम और इसी तरीके से वहाँ पे रजीम चेंज जैसे बड़े बड़े बुलंद दावे जो है वो करके ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभी 5 दिन होने को है कि ना तो ईरान को वो एक लिहाज से घुटनों पे ला सके हैं, और यही वजह है कि ईरान जो है वो आए रोज़ एक नई शिद्दत के साथ, एक नए जोश और वल्वले के साथ जो है वो एक जवाबी कार्रवाई, एक जवाबी वार कर रहा है, जिससे इस वक्त इसराइल की बहुत ही ज़्यादा पसपाई हो रही है और उसे परेशानी और तकलीफ का सामना है। अब इस वक्त इसराइल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बुनियादी तौर पे इस पूरी गेम के अंदर जो है वो चिप इन करने की इसराइल को इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस वक्त जिन जौहरी तवानाई, जिन जो जौहरी तनसीबात पर उनके जितने भी हमले हुए हैं उसके बारे में तो अभी तक जो जौहरी तवानाई एजेंसी है उनकी भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि जिसके नतीजे में कोई तयक्कुन के साथ कहा जा सके कि वो सलाहियत वाकई मलियामेट हो गई है। खासतौर पर जो फर्दा का उनका प्लांट है, इस वक्त तक इसराइल ने उस पर बमबारी उस अंदाज से नहीं की, इसलिए कि उसके बारे में क्या है कि वो बड़ा ही फोर्टिफाइड किस्म का और जेर जमीन और वो है, और उसके लिए बंकर बस्टेड बॉम्ब्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इसराइल को इस वक्त तक सही है। तो इसका मतलब है मंसूर साहब, हम इसको यूं समझ सकते हैं जी, सही है। फिर हम क्या यूं इसको देख सकते हैं कि वो काम जो इसराइल नहीं कर पाया उसको पूरा करने के लिए शायद अमेरिका कूदना चाहता है इसमें। जनरल साहब, आपको क्या समझ आ रही है कि अमेरिका या तो कंफ्यूज है या उसकी स्ट्रेटजी इस तरह से है? क्योंकि 5 दिन पहले उसका एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो इसराइल की खामोश हिमायत करता हुआ नजर आया, फिर उसने सालिसी की तरफ कदम बढ़ाया और प्यूटन से भी कहा कि अगर आप सालिस का किरदार अदा करें मुझे ये भी मंजूर है। आज वो तेहरान खाली करने की धमकियां दे रहे हैं। तो क्या समझ आ रहा है आपको कि अमेरिका कर क्या रहा है? देखिए, अमेरिका और जो इसराइल है ये एक ही, आप समझे, एक ही मुल्क है और एक दूसरे की हमायत, स्पेशली इसराइल, उसके बगैर तो एक हफ्ता नहीं चल सकता। ठीक, जहां तक धमकियों का तल्लक है, आप देखें अमेरिका 20 साल से ज्यादा अफगानिस्तान में रहा, $3 ट्रिलियन से ज्यादा खर्चा किया, कितने बड़े बड़े दावे करते थे और रातों के अंधेरे में भाग गए। तो ये घिजड़ भपकी है। और इसराइल को आदत थी हमास की और हिजबुल्लाह की, जो कि तंजीमें थी। और ईरान जो है वो देखें 4 दहाइयों से ज्यादा अंडर सैंक्शन है और जो कुछ भी किया, जंगे 8 साल तो जंग लड़ी इराक के साथ, वो बैटल हार्डेड है। उनका ये नजरिया ईमान है कि मर गए तो शहीद, और ये डरते हैं इसराइली। अब 5वां दिन है देखें, और वो राइजिंग सन का नाम दिया हुआ था जी, पता नहीं पहले सोए हुए थे और अब भीगी बिल्ली बन रहे हैं। फौरन 5 दिन में जो है ना म्याऊ म्याऊ शुरू कर दी है और म्याऊ म्याऊ से वो G7 उठ के भाग गए। ये क्या इंडिकेट करता है कि सिचुएशन इज रियली प्रिकेरियस फॉर इजराइल। और वहां जाके ट्रंप साहब पर बयान शिफ्ट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उससे बात नहीं होगी, फिर कह रहे हैं हमने तो बुलाया नहीं, फिर कह रहे हैं मेरी मीटिंग भी कराओ। तो मेरा ख्याल है अब जो जंग इन्होंने जो उसको इसराइल ने भी और अमेरिका ने ईरान को अंडरमाइन किया है। ईरान ने अपना बेताशा, जैसे आपने इंट्रो में कहा 17 आपने नाम लिए, 3 से 4 दर्जन उनके जो लोग इन्वॉल्व थे उनको शहीद कर चुके हैं। बट आप उसकी रेजिलियंस देखें, आई विल से वेल डन ईरान, कि उन्होंने सिर्फ अभी मिसाइलों से हमले कर रहे हैं और इन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम जो लगाए थे आयरन डोम, बल्कि कहा जा रहा था कि जी ईरान के पास तो दिफाई निजाम ही खत्म हो चुका है, ईरान तो अब डिफेंड कर ही नहीं सकता है अपने आप को, ना अटैक कर सकता है जी। सिर्फ आयरन डोम नहीं था, डेविड स्लिंग था, एरो 2 एरो 3 था, जो अमेरिका इसराइल ने मिल के बनाया। इन सबको तोड़ते हुए इनके मिसाइल जाते हैं और तबाहियां मचा रहे हैं।
और अब नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, जब उनकी आबादियों पे गिरे हैं, इसके घर में गिरे हैं जाके कसरिया में, और हैफा की रिफाइनरी पे गिरे हैं, और अब वो चीख रहे हैं और जो इतलात दे रहे हैं कि जी इतने हमारे जख्मी हो गए। भाई जख्मी नहीं हो गए, आपके 500 लोग, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 500 है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं, बड़े लोग मर रहे हैं, बट क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है तो वही इंफॉर्मेशन आ रही जो क्लियर करते हैं। तो मेरे अपने ख्याल में इनके सैकड़ों के लोगों की वहां पे ना वो तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं और शोर डाल रहे हैं, और ये राइजिंग अब बिल्ली बन के वहां जाके उनसे मदद मांग रहे हैं। बिल्कुल सही है। ट्रम्प जो है अंडरमाइन ईरान को नहीं कर सकता। अब ये जंग खत्म होगी ईरान के टर्म्स पे। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है जौहर सलीम साहब के ये सीज फायर या जंग में शमूलियत, अमेरिका की तरजीह क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? अच्छा, मैं इस सूरत हाल को थोड़े से मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ। देखें, जज्बात तो हमारे हैं, बिल्कुल हमदर्दियाँ भी हैं ईरान के लिए, और ज़ाहिर है इस वक्त वो विक्टिम भी हैं, और इंटरनेशनल नॉर्म्स भी इजराइल ने वायलेट किए हैं, इंटरनेशनल लॉ भी वायलेट किया है, और एक जो सॉवरेनिटी होती है और जो उनको की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसको भी वायलेट किया है। लेकिन अब ये तो ज़ाहिर से पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो बाकी चीज़ें गाज़ा में भी वायलेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस जंग की हकीकत है इस वक्त, उसमें एक बहुत ज़्यादा एक सिमेट्रिक ये ऑलमोस्ट वॉरफेयर है। एक तरफ इजराइल के पास दुनिया के लेटेस्ट सिस्टम्स हैं, जो F-35s हैं उनके पास, F-15s और F-16 जो लेटेस्ट ब्लॉक के हैं। फिर जो उनका मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जिस तरह इशारा किया जो है उस पर एजाज साहब ने भी, मंसूर साहब ने भी, कि उनके पास वो जो है ना 3 लेयर्ड सिस्टम, जो आयरन डोम और डेविड स्लिंग और फिर एरो 3 और एरो 2 मिसाइल्स भी हैं। तो उसमें देखें, इस जंग से पहले भी सबको पता था कि वो जो सिस्टम है 3 लेयर्ड, वो 90% प्रोजेक्टाइल्स रोक सकता है, 100% नहीं रोक सकता। ये एक नोन बात है। अभी भी वो 90% ही रोक रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया कोई ऐसा। जो इजराइल में जो इस वक्त हम देख रहे हैं नुकसानात, मेरे नज़दीक वो बहुत सारे एक्सपेक्टेड थे। ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है, ये भी सबको मालूम था। ईरान क्लेम करता था उसके पास 3000 मिसाइल्स हैं। वेस्ट का जो अंदाज़ा था ऑब्जर्वर्स का, वो ये था कि उसके पास 2000 के करीब मिसाइल्स असल में हैं। अब जाहिर है कि इतने मिसाइल्स हैं तो वेव्स वो फेंकी जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल्स की। तो इससे पहले भी जब उनके आपस में स्ट्राइक्स एक्सचेंज हुआ था ईरान का इसराइल का, तो 300 तो उन्होंने उस वक्त भी फेंके थे। उस वक्त शहरी आबादियों से ज़रा दूर फेंके थे, अब वो शहरी आबादियों पर भी फेंक रहे हैं। लेकिन इसराइल जो प्रिसिशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, वो जिस तरह से उनकी हाई कमांड टेक आउट किया है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अभी नेतन्याहू का क्लेम यह है कि हमने कई साल इनका पीछे उनके लिए, अब वो खतरा ख़त्म हो गया कि वो जो एक ब्रेकआउट कैपेसिटी थी वो न्यूक्लियर की वो हासिल कर लें, जो वो लैक करते हैं। अच्छा, ये भी है कि उनको इस वक्त जो है वो आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोई खतरा नहीं है ईरान की एयर स्पेस में ऑपरेट करते हुए, इसलिए कि ज़ाहिर है उनके डिफेंस सिस्टम, उनके पास S-300 है ईरान के पास, और बाकी जो उनके पास सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी एंटीक्वेटेड हैं, तो कोई इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक इसराइल को इस वक्त एयर सुपरियॉरिटी वहाँ पे हासिल है, और वो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है, और जो वो हमले कर रहे हैं वो प्रिसाइज हैं, सिर्फ शहरी आबादियों को उस तरह से नहीं करे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो इस वक्त जो है ना, ये ईरान के लिए नुकसान जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, वो अनफॉर्चुनेटली जो है, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो तो जौहर साहब, आपके ख्याल में ईरान कितना अरसा ये लड़ाई लड़ सकता है, और अगर इसमें अमेरिका भी कूद जाता है तो फिर क्या मुश्किलात बढ़ सकती हैं? जी, मैं इससे पहले अपने बाकी कमेंट्स में भी कह चुका हूँ, और मैंने जहाँ भी देखा है कि वो जनरली मेरा ज़ाफियत बाकियों से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें मेरा ख्याल है कि टाइम इसमें अगेंस्ट है ईरान के, और ईरान जो है ये बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेगा अगर ये इसी तरह चलता रहता है। तो डिप्लोमेसी जो उनसी है इस वक्त उसमें, और जिस तरह अभी ट्रंप ने थ्रेटन किया उसको, तो उससे उनकी मुराद ये हो सकती है कि वही जो उनके, बिकॉज B-2 बॉम्बर्स जो हैं, जो $1 बिलियन का एक प्लेन आता है, और ये जो बंकर बस्टर्स हैं जो अमेरिका के पास हैं, तो जो 60 मीटर की गहराई तक जाके वो तबाह कर सकते हैं। देखिए, नेटेंस जो है, इनके 2 मेन है ना, एक नेटेंस है और एक फोर्डो है, जहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान की, एनरिचमेंट के प्लांट्स लगे हैं, और उनकी जो है, तो नेटेंस में उन्होंने जो है काफ़ी गहराई तक गए हैं, 100 मीटर तक भी, और फिर कुछ चीज़ें वो लेके गए हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई तक। प्रॉब्ली कुछ शक किया है कि जो अफजूदा यूरेनियम है कुछ, वो उन्होंने 500-600 मीटर्स की गहराई पे भी रखा है। लेकिन अगर आप ऊपर से ही उसको बम, इस तरह के बॉम्ब्स जब फेंकते हैं, बंकर बस्टर्स, तो ऊपर से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह करते हैं, तो शायद वो नीचे के फिर जाने के रास्ते भी जो हैं
क्योंकि वो कहा यह जा रहा है कि ऑस्टेक केसेस हैं जो इतनी नीचे जाती हैं। इसी तरह जो फोटो का है, फोटो का भी ज़मीन के नीचे है काफ़ी, वो 100 मीटर्स तक कहते हैं, लेकिन बंकर बस्टर्स उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं इन दोनों को। वो तबाह तो नहीं कर सकते मुकम्मल, ज़ाहिर इतनी गहराई नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है आपको ईरान मुश्किल में नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि आगे से जिस तरह अल्टीमेटम इनको मिलना शुरू हो गया अमेरिका की तरफ से, देखिए 2 दिन का अल्टीमेटम अगर उन्होंने दिया है तो अनलेस के ट्रंप ने बिल्कुल ही हवा में दे दिया, और जिसका अमकान ज़रा कम है, मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। अब सिर्फ जो ईरान की मेरे नज़दीक जो इस वक्त उनके सबसे बेहतर उनके लिए वे आउट होगा वो ये होगा कि चाइना और रशिया इनका के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इकनॉमिक, ज़ाहिर है कि वो $400 बिलियन का उनका मंसूबा भी था, इन्वेस्टमेंट्स का आधा तेल भी चाइना लेता है। रशिया को वो अपने मिसाइल देते थे, उनको वो जो ड्रोन जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी ईरान से काफ़ी जाते थे। तो बहुत ही वो चाइना और रशिया ये नहीं चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल ही तबाह हो जाए इसमें, या वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए। तो मेरे ख्याल है वो बहुत बड़ा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और इसका ये जो है ना, इस सूरत हाल से वे आउट जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए ही निकलेगा, और उस टर्म्स को ईरान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। मैं इस पर अब दो चीज़ों पर अब मैं चाहूँगा कि मंसूर जाफर साहब अपनी राय का इजहार कीजिएगा। एक तो क्या आप इत्तफाक करते हैं कि ईरान इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पर है और ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सकेगा अगर अमेरिका भी बराह रास्त कूदता है, और आपके ख्याल में क्या वो अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो सकता है, उसे होना पड़ेगा क्या? ये जहाँ तक तो ईरान की पोजीशन का ताल्लुक है, तो ये तो मेरा ख्याल एक अज़र मिन शम्स बात है कि उसका इसराइल और अमेरिका की जो भी इस वक्त मिलिट्री माइट है या इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे मौजूद पैनलिस्ट फरमा रहे हैं कि ये 40 बरसों से जो है पाबंदियाँ और इसी नौइयत की मुख्तलिफ रजीम चेंज के एजेंडे और जाने क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो ईरान को दरपेश रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जो भी मेटल शो किया है वो इस वक्त मेरा ख्याल एग्जिबिट कर रहा है। तो जहाँ तक इस जंग के तवालत का सवाल है, तो मैं समझता हूँ आप देखिए कि गजा में क्या चीज़ है कि इस वक्त 20 माह हो गए हैं कि वहाँ पे अभी तक जंग जो है वो जारी है, और ख़ासतौर पे जंग तो कहना नहीं चाहिए, वो एक तरफा हमले हैं जो जारी हैं, क्योंकि अब मुज़ाहमतगारों की तरफ से तो इक्का दुक्का कोई रॉकेट फायर होता है या एक लिहाज से उनको उनकी तलाश में ही सारा एक्शन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसी नौइयत की सिचुएशन जो है वो ईरान के साथ भी है। अगर आप एक लम्हे के लिए जो ईरान को फ़लस्तीनी तंजीमों ही का एक परताव समझ लें, तो मैं समझता हूँ कि इस ईरान के अंदर भी ये सकत मौजूद है, और ख़ासतौर पे वहाँ क्योंकि बराह रास्त यानी एक बॉर्डर है उनका और उन्हें ज़्यादा ट्रैवल करके नहीं आना पड़ता, तो इस जंग की जो कॉस्ट है वो मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और बिलखुसूस इतने लंबे जगह से प्रवास करके उसकी रीफिलिंग करके और उसमें फिर जो डेंजर है रास्ते में हिट होने का वो भी अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी यकीनन एक महंगा प्रोजेक्ट है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये जंग यहाँ पे भी तवील हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है, अगरचे उसका नतीजा खेज होने के हवाले से कि अमेरिका कितना या इसराइल कितने अपने मकासद हासिल करता है वो उसके बारे में मेरा ख्याल है कुछ अभी तहकुम से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ जो पैरेलल डिप्लोमेसी शुरू हुई है, और ख़ासतौर पे आज जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है, और ख़ासतौर पे इस जंग की हौलनाकी को, और अभी रिसेंटली मैं समझता हूँ जो कतर के जो खारजा अमूर के तर्जुमान है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी अलार्मिंग है, कि जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि ईरान पर जो किए जाने वाले हमले हैं उसके जो माहौल पर असरात हैं, और ख़ास तौर पे जो गल्फ वाटर है उसके अंदर कंटेमिनेटेड मटेरियल की मौजूदगी और इस नौइयत के खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं, जिससे ये पूरा खित्ता जो है एक मुबैना तौर पे जो ताबकारी के असरात हैं जो अंधाधुंध एक लिहाज से जो इस वक्त जो इनकी जौहरी तवानाई के इंस्टॉलेशन पर हमलों के नतीजे में हो सकती है पैदा, क्योंकि अभी तक तो ईरान के बारे में ये बात भी यकीन से ना तो अमेरिका ये कह सकता है ना इसराइल के उन्होंने वाकई ये बम जो है डेवलप कर लिया है। अफजूदा यूरेनियम उनके पास मौजूद है, और उसी की एक स्पेसिफिक लिमिट को तय करने के लिए जो मुज़ाकरात थे उसे खुद अमेरिका ने ही और इसराइल ने मिलकर जो है वो सबोताज किया है। मुमकिन है अगर ये लास्ट संडे का सेशन होने देते तो उसमें कोई ना कोई नतीजा खेज गुफ्तगू होती, जिसमें मुमकिन है कि ईरान किसी ऐसे एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ यूरेनियम एक्सट्रैक्शन पर राजी हो जाता कि जो शायद इस जंग का एक लिहाज से जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकता था।
लेकिन क्योंकि मैंने अर्ज किया कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब हुकूमत चलाने के आदी हैं, उन्होंने 60 दिन दिए मुज़ाकरात के हवाले से या ईरान को कि वो इस मामले से हट जाए, लेकिन जब 61वां दिन हुआ तो आपने देखा कि बगैर आओ देखा ना ताओ देखा और उनके जो मिलिट्री आउटपोस्ट है वो ईरान पर चढ़ दौड़ी है। तो इस वक्त ईरान को यकीनन जो चरका तो लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये वही पैटर्न है इस वक्त ईरान के अंदर भी जो गजा के अंदर था। गजा के अंदर भी आप देखिए कि आज़ाद मीडिया का गला दबाया गया, वहाँ पे बड़े पैमाने पे सहाफ़ियों को शहीद किया गया। यहाँ पे भी सरकारी टीवी पर कल नशरियात के दौरान इसराइल ने बराह रास्त पे हमले का निशाना बनाया। तो ये इस बात की निशानदेही है कि इसराइल और अमेरिका जो है वो इस वक्त जो भी हकीकी सूरत हाल है वो दुनिया के सामने पेश होने से डर रही है। यही वजह है कि इसराइल के अंदर तो खुद वहाँ पे जितना भी अरब मीडिया है उस पर पाबंदी है, वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, और इसी तरीके से बैन अवी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्हें भी वहाँ पे परमिशन नहीं है, और खुद उनकी हुकूमत की तरफ से बहुत ही जिसे कहना चाहिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है सख्त नौयत की कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें पोस्ट ना की जाएं। सो मच सो कि उनके जो इस वक्त जो फौजी अहदाफ हैं उनकी मंसूर साहब एक चीज मुझे और बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जी। मुझे ये बताइएगा, क्या इस बात का कोई इम्कान है, जैसे कुछ लोग ये पेशगोई कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं, वो समझते हैं कि या तज्जिया आप उसे कह लीजिए कि ईरान को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाहिए और न्यूक्लियर टेस्ट कर देने चाहिए, अगर वो काफ़ी करीब हैं, अपना काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर चुके हैं तो उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट कर देना चाहिए। क्या इस बात का कोई इम्कान है? देखिए जी, जहाँ तक तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, ख़ासतौर पर उन क्वार्टर्स की जो ईरान के लिए एक हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरह की वेंचर की इजाज़त नहीं देते कि आप एक न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकें। और जहाँ तक ईरान को जंग प्रोलॉन्ग करने की बात है तो वो मैंने इसकी किया कि ईरान की शौरी कोशिश भी यही है, क्योंकि वो समझता है कि इस जंग को जितना प्रोलॉन्ग करके जितना ज़्यादा वो लॉस इसराइल को पहुंचाएगा, उसके बाद जो मुज़ाकरात पे मेज़ पे उसकी पोजीशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू एक वीक ईरान और ख़ासतौर पे एक डिफीटेड ईरान। तो इस वक्त ईरान के जो कारपरदाज हैं उनके पेश नज़र ये चीज़ है, लेकिन उसको ज़मीनी हक़ाइक़ कितना सपोर्ट करते हैं, उनके पास इस वक्त जो मटीरियल सपोर्ट है, चाहे वो मिलिटरीली है या लॉजिस्टिकली है, वो कितना उनका साथ देती है, ये चीज़ इस चीज़ को डिटरमिन करेगी कि वो इसको कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो चाहे उनकी सियासी क़यादत, तस्करी क़यादत के जो बयानात हैं उससे यही इंदिया मिल रहा है कि ईरान इसको थोड़ा लंबा खींचना चाहता है, और यही वजह है कि वो एक डेडलाइन का ऐलान करता है, उस पर वो रॉकेट फायर नहीं करता, मिसाइल फायर नहीं करता, उसके बाद अगले दिन उसको फायर करता है ताकि उनके जितने भी वो प्रिपरेशन है, खासतौर पर उनके मिसाइल सिस्टम की एक्टिवेशन के हवाले से उसको भी धोखा दिया जा सके। और इस वक्त मैं समझता हूँ ईरान बड़ी कामयाबी के साथ ये काम जो है अंजाम दे रहा है और बड़ा इफेक्टिवली उसने अपनी स्ट्रेटेजी को सो फार जो है वो एग्जीक्यूट किया है। लेकिन इसमें जो ह्यूमन लॉस है, खासतौर पे हाई वैल्यू लॉस, वो ईरान के अंदर ज्यादा है। हाँ जी जी, बिल्कुल सही है सर, ये नुकसान तो है। लेकिन एक चीज़, जब जनरल साहब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि तेहरान खाली कर दें, तो दरअसल वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल इनफैक्ट वो रिजीम चेंज चाहता है, यानी ये पैगाम हुकूमत के लिए दे रहे हैं ना कि आप तेहरान खाली कर दो, यानी हम एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए जिससे फिर निगोशिएट करना आसान हो, जो अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, जो बात मान सके, जैसे कि अरब दुनिया में पहले भी ये खेल अमेरिका खेलता रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मुमकिन है? क्या ईरान के अंदर, क्योंकि हमारी कल ईरान के एक सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत के मुखालिफिन हैं वो भी इस वक्त खड़े हो गए हैं इस मामले पर हुकूमत के साथ। देखिए, बिल्कुल, एक तो देखिए उनकी ईरान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन किया गया और मुज़ाकरात का करते करते उन पर चढ़ दौड़े और कहा कि हमारा ये कई हफ्तों तक जारी रहेगा। अब और लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने जो कहा है, उस स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ कि अब ये जंग हम ख़त्म करेंगे। वैसे तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास इराक़ची साहब, उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल हमले बंद कर दे तो फिर बातचीत हो सकती है। बट आप अगर देखें कि अगर ईरान ने ये सारा कुछ नुकसान करके और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना था तो पहले बैठ जाते। तो अब ये नो और नेवर वाली सिचुएशन है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, शायद मुझे पूरा याद नहीं है, कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो देख भी लड़ता है सिपाही। अब जब जिब्राल्टर पे तारिक बिन ज़ियाद था तो क्या हुआ था, कई गुना बड़ा आगे से स्पेन का लश्कर था और उन्होंने कश्तियाँ जलाई और पूरे स्पेन में मुसलमानों का कब्जा हो गया। हमारा इंडिया से डिफरेंस देखें, ठीक है,
बट एक्चुअली इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। और ईरान की कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, देखिए, और वो कुर्बानियां दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि 50 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, वहाँ 500 रहते हैं, और वो अभी तक हिले हुए थे हमास से और हिजबुल्लाह के साथ करने के लिए। और मेरा ख्याल है अभी ईरान की हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। लेट्स से कि ईरान को खुदा न खास्ता अगर पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करनी पड़ती है तो फिर तो रजीम के बड़ी डिस्क्रेडिट हो जाएगी, और इतना सा नुकसान करके। और मेरा नहीं ख्याल ईरान प्रोलॉन्ग करना चाहता है। ये इजराइल की वीकनेस है कि उसको इस तरीके का रिस्पांस एक्सपेक्टेड नहीं था। जब रिस्पांस आया, जैसे मैंने पहले कहा कि शेर से बिल्ली बने और म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, और अभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ईरान तो अकेला खड़ा हुआ है, सिर्फ मॉरल डिप्लोमेटिकल सपोर्ट है, और रशिया की, चाइना की, पाकिस्तान की भी, लेकिन लड़ तो खुद रहा है, और जंग इन्हें खुद ही लड़नी होगी। और अभी जो रिसेंट खबर आई है कि पार्लियामेंट में ईरान के डिस्कस हुआ है कि हमें एनपीटी से निकल जाना चाहिए। तो अगर एनपीटी से ईरान निकलता है फिर उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, और जिस किस्म का भी उसका न्यूक्लियर मिसाइल है वो तो आखिरी हद तक चले जाएंगे अपने दिफा के लिए, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को पैगाम दिया था। और मेरा बिल्कुल यकीन है कि अगर इंडिया बाज ना आता तो पाकिस्तान किसी भी लिमिट पे जा सकता था, उसकी नौबत ही नहीं आई। एक झलक हमने सिर्फ फायर पावर की दिखाई और उन्होंने घुटने टेक दिए। तो मेरा अपना ये असेसमेंट है कि इजराइल बहुत अरसे तक ये मार बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अमेरिका इसमें बातचीत से मसला हल करने की कोशिश करेगा, और एक अच्छी फेस सेविंग ईरान को देनी पड़ेगी। अगर नहीं दी, लेट्स से अमेरिका खुद कूद जाता है। अब देखें पूरे गल्फ में अमेरिका के सैकड़ों जहाज पड़े हुए, उनका सेंटकॉम का जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है वो कतर में है, और दर्जनों उनके वहां स्क्वाड्रन्स हैं, उनका नेवल बेस बहरीन में है, यूएई में स्टेल्थ बॉम्बर पड़े हुए हैं। 5वां बहरी बेड़ा वहां फिर रहा है, कभी पर्शियन गल्फ में आता है, कभी अरेबियन सी में आता है। एक बहरी बेड़ा जो साउथ चाइना सी, उसको ऑर्डर मिल गए कि चलो वहां पहुंचो, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कौन कर सकता है? वो ईरान बंद कर सकता है जी। वो टोटल 10 किलोमीटर की पट्टी है, 3 किलोमीटर जाने की, 3 किलोमीटर शिप आते हैं, और अभी तो ईरान ने अपनी जो 25 अब्दोज़ें इस्तेमाल ही नहीं की जी। हाँ, अभी उनकी जो स्ट्रेंथ है सही है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है, मेरा ख्याल है ये इसमें अमेरिका जो है वो सेंसिबली रोल प्ले करेगा सही, और इजराइल को भी मार से बचाएगा, और एक अच्छी फेस सेविंग होगी, और अल्टीमेटली ये 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है ये बड़े ऑनरेबल तरीके से देना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें तशवीश की बात ये है, जो कि मैं एक ब्रेक के बाद फिर जौहर साहब के सामने रखता हूँ, कि एक आयतुल्लाह खामेनी जिनकी स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम देर तक लड़ेंगे या हम फैसला करेंगे कि हमने जंग अब खत्म करनी है, लेकिन उनकी भी असैसिनेशन का प्लान बनाया गया, और इजराइल ने दर्जनों लोगों को टारगेट करके शहीद कर दिया, वो चाहे साइंसदान हो, चाहे वो अस्करी क़यादत के लोग हों, टारगेट करके शहीद किया। तो इसका मतलब है कि उनकी कैपेबिलिटी तो है कि वो किसी को टारगेट कर सकते हैं। तो क्या इस किस्म के चैलेंजेस भी ईरान को दरपेश हैं? आयतुल्लाह खामनई उन पर खुदा न खास्ता कोई इस तरह से अटैक किया जाता है जैसे पहले लोगों पर किया गया है, तो फिर क्या हो सकता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, क्या टॉप लीडरशिप जो इस वक्त अमेरिका की है, ईरान की है, बशमूल आयतुल्लाह खामनई, वो कितने ख़तरे में है? देखिए, ख़तरा तो रहता है, और कैपेबिलिटी भी है कि उनको स्ट्राइक आउट करने की कोशिश की जाएगी। अगर उनके बस में होता तो पहले ही शायद कर देते। कभी ये तो होता नहीं जंग में कि पहले आप बताएं कि हम हमला कर रहे हैं, जैसे पहले कहा कि बातचीत कर रहे हैं और अटैक कर दिया। तो ये बातचीत तो ऐसे ही देखिए ज़बानी बातचीत है। वो ज़रूर चाहेंगे कि जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, उसको जितना नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि जो पूरा ये बयान दे रही है, जो पूरी कौम को लीड कर रही है, उसको टेक आउट करें। तो मेरा नहीं ख्याल वो कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो और जोश जज्बे से ईरानी जो है कौम वो इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी होगी, और अभी तो फेस सेविंग इसराइल को मिल सकती है, फिर शायद ये चांस भी खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और अमेरिका को जो 16 सफाई नहीं। लेकिन आपके ख्याल में अगर अमेरिका ने और इजराइल ने यह तय कर लिया है कि रजीम चेंज इन एनी केस करना है, तो उसके पास फिर क्या ऑप्शन होंगे? क्या वो इन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा? जी देखें, इसमें आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा जो उनके नेटो के सुप्रीम कमांडर थे विल्जे क्लॉक का। उसने कहा कि मैं पेंटागन गया था अपने किसी दोस्त जनरल को मिलने, जो सेक्रेटरी डिफेंस से आए, और साथ एक उनके हाथ में चिट थी, और चिट में क्या लिखा हुआ था कि अमेरिका इज गोइंग टू अटैक
and 7 Muslim countries in 5 years. आपने देखी होगी ये. And they said we should start with Iraq. इराक से फिर उनका सीरिया, लेबनान, लिबिया, सोमालिया, सूडान एंड फिनिशिंग विद ईरान. तो ईरान पे ही आ गए हैं. कुछ में रिजीम चेंज कर सके और कुछ में इन्होंने उनको तबाह कर दिया वो बैठ के. तो ये तो ख्वाहिशात तो ज़रूर होती हैं. और बट मेरा ये ख्याल है कि जो ईरान ने रिस्पॉन्स शो किया है एज ए कॉम, एज ए नेशन, उसका एक बड़ा उनको लेसन मिल गया है. और ट्रम्प की सेंसिबिलिटी यही होगी, सक्सेस यही होगी कि वो ऐसी सुलह सफाई कराएं कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात जानी चाहिए अल्टीमेटली. उससे कम ना ईरान एक्सेप्ट करेगा और वरना दोनों मुल्क. अमेरिका तो फ्रीक है ना जी, अब उससे सालिसी की तवक्को तो कर ही नहीं सकते ना. अमेरिका ने तो अब वाज़ेह तौर पर अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया. अगर वो कह भी रहा था ऑन द फेस ऑफ इट कि मैं सालिसी चाहता हूँ, तो अब तो वो ये भी नहीं कह सकता जब वो तेहरान को खाली करने की बात कर रहा है. देखिए साथ साथ कह रहे हैं कि मैं इससे बेहतर हल की तरफ जा रहा हूँ. मैं जो है सीज फायर नहीं कर रहा, मैं एक जो है सुलह सफाई करा रहा हूँ. हम सीज लेट से जो आए ना बयान, वो ये है कि हम जो सीज फायर नहीं करा रहे, हम एक अमन की तरफ जा रहे हैं. तो वो देखना होगा क्या इनका अमन का जो है वो प्लान है. और मेरे ख्याल में इससे कम प्लान ना ईरान को एक्सेप्टेबल होगा कि जो इजराइल है वो जो गजा को भी खाली करे और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करे. और दुनिया भी यही चाह रही है. सिर्फ चंद ममालिक हैं इजराइल के हमनवा, और जो जैसे यूके है, फ्रांस है, ये चंद चाहते हैं. पूरा यूरोप भी साथ नहीं है. फ्रांस ने देखे ईरान की हमायत में बयान दी है. तो मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल. अगर दुनिया को तबाही से बचाना है तो फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तरफ जाना होगा. जौहर साहब, एक सवाल तो मेरा ये है कि आपके ख्याल में जो लीडरशिप है ईरान की, टॉप लीडरशिप, वो कितने ख़तरे में है? और आपके ख्याल में अगर ये ख़तरा बढ़ता है, जैसे आयतुल्लाह खामनेई को असैसिनेट करने का प्रोग्राम बनाया गया, तो उसके असरात क्या मुरतब होंगे? देखें, वो मेरे ख्याल है ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद उनको इजराइल को मना कर दिया. बिकॉज देखें, एक लीडरशिप जो है, जो मुसल्लम होती है, जिससे आप डील कर रहे होते हैं, कई बार ये होता है कि अगर आप उस लीडरशिप को टेक आउट करने की कोशिश करें तो फिर उसके बाद जो है उनसे भी ज़्यादा मुश्किल जो है ना लीडरशिप से आपको बाद में बात करनी पड़ सकती है. ईरान में अलबत्ता ये ज़रूर है कि ईरान में जो है अली ख़ामेनेई जो हैं उनके सुप्रीम लीडर, और जो सदर थे पेज़ेश्कियान, उनके नुक्ता नज़र में थोड़ा सा एक इख्तलाफ आप उसको कह लें या मुख्तलिफ उनका था ज़ाविया. जब ये मुज़ाकरात का ट्रंप ने उनको शुरू में वो दिया, अल्टीमेटम दिया और कहा कि मुज़ाकरात करें, तो सुप्रीम लीडर जो अली ख़ामेनेई हैं वो नहीं करना चाह रहे थे. लेकिन जो ईरानी सदर थे पेज़ेश्कियान, वो करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नाजुक है. और बाकी भी जो उनको ये नज़र आ रहा था कि अगर आगे जाके फिर अगर ये जंग की सूरत में से जाके उस पर मुतनज़ होता है, उसमें ईरान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी. तो उन्होंने प्रिवेल किया और वो मुज़ाकरात शुरू हुए. उसमें शुरू में अमेरिका एक जो है वो बात कर रहा था, जो कि JCPOA जो हुआ था 2015 में, उसमें जो तय हुआ था कि 3.5 यानी 3.5% तक आप उसको अफसूदा कर सकते हैं यूरेनियम को. तो उस पर बात हो सकती थी, लेकिन बाद की स्टेजेस में अचानक जो है ट्रंप ने वो ऑफर वापस लेके तो ये कह दिया कि नहीं जी, 0 एनरिचमेंट, यानी कि बिल्कुल 0% जो है आप बिल्कुल भी अफसूदा नहीं कर सकते यूरेनियम को, और अपना प्लान न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बिल्कुल स्क्रैप करना होगा. पर ये इजराइल के कहने पे किया गया, और वो फिर जाहिर है उससे वो डेडलॉक पैदा हो गया. जौहर साहब, अब जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसका आपके ख्याल में सोल्यूशन है क्या हल निकलेगा? देखें, इसका हल जो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं कह भी चुका हूँ कि ईरान के लिए इस वक्त खासी मुश्किल है. जो है इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह के वो हम सीन्स देख रहे हैं, बिल्कुल शहरी नुकसान तो सब कुछ है, लेकिन जो ईरान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस वक्त इजराइल के हाथों, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जंग है इस वक्त. देखिए, मॉडर्न जंगें जो हैं इस वक्त हमने अभी भी देखा, उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है और उसको बाईपास करना मुश्किल हो जाता है. एक अगर एसिमेट्रिक चले गुरिल्ला वॉरफेयर हो, उसके उधर डिफरेंट होता है, लेकिन जब मुल्कों की जंग हो तो एक बिल्कुल उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत अहम हो जाती है. तो उसमें फ़र्क इतना ज़्यादा है. और फिर इसराइल की हमायत अमेरिका भी कर रहा है, फिर इस खत्ते के जो बाकी मुल्क हैं वो वहाँ पे भी बहुत से मुल्कों से उनको हमायत मिल रही है. अभी यूरोपियंस ने भी देखें अपने मिलिट्री एसेट्स मूव करने शुरू कर दिए हैं. तो अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा ईरान के लिए. अब उनके लिए जो एक जो बचत का रास्ता है वो ये है कि जो रशिया है, रूस और चाइना, रूस और चीन जो हैं,
वो क्योंकि उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और रूस और चाइना ये नहीं चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल ही डेसिमेट हो जाए या वहाँ पे बात उस हद तक पहुँच जाए कि रजीम चेंज की सूरत में निकले उसका नतीजा। तो इसलिए वो फिर सफारतकारी में फिर वो प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो दोनों मुल्क बहुत ज़्यादा, और फिर किसी वक्त वो इस तरह की बात भी कर सकते हैं कि अगर आप इससे आगे गए तो फिर हम उनको मिलिट्री मीन से भी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इवेंचुअली ये फिर अमेरिका और रशिया और चाइना के बीच में जो डिप्लोमेसी होगी उसमें से काफ़ी सारी बिहाइंड द सीन्स सफारती सतह पर आप समझते हैं कि इस मसले का हल निकालना चाहिए और निकल सकता है? ठीक। और उसमें जो हल होगा, देखिए ना ईरान की तरफ से आप सिग्नल्स देखें क्या आ रहे हैं, और वो बड़े इंटरेस्टिंग है बिकॉज ईरान की तरफ से कभी वो कहते हैं कि जी हालांकि जारियत उधर से हुई है, सब कुछ है, लेकिन अब ये भी आता है कि जी ठीक है, आप अगर ये बंद करता है इजराइल स्ट्राइक्स तो हम मुज़ाकरात दोबारा उस तरफ कर सकते हैं, उसकी तरफ आ सकते हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो जिस तरह के अल्टीमेटम्स आ रहे हैं उस टोन में भी पता चलता है। अब ये जो 2 दिन वाला अल्टीमेटम आया है उसका मकसद ये भी हो सकता है ये कहना कि जी अगर आप 2 दिन में नहीं करेंगे तो फिर हम अपने B-2 बॉम्बर्स के साथ वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं सही है, उसके वो जो बिल्कुल सही है, ये इसमें एक धमकी शामिल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, जनरल तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मंसूर जाफर साहब भी हमारे साथ शरीक रहे हैं। ये आज का प्रोग्राम था, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।